हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ओके, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। So let's start definitions. First one is appropriate government. Appropriate government, section 2A. Okay, the central government is the appropriate authority with the regard to settlement of any industrial dispute concerning any industry which is being carried, okay, by under the authority of central government, by railway company, concerning any controlled industry specified by the central government, the Dock Labour Board established under the Section 5A of the Dock Workers Regulation of Employment Act 1948, the Industrial Finance Corporation of India, the Employees State Insurance Corporation, the Board of Trustees of the Coal Mines Provident Fund and the Miscellaneous Provision Fund Act 1948, the Central Board of the Trustees of the Employee Provident Fund and the Miscellaneous Act 1952. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, एज वेल एज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, Indian Airline and Air India Corporation, the Life Insurance Corporation of India, the Oil and Natural Gas Commissions, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, the Central Warehousing Corporation, the Unit Trust of India, the Food Corporation of India. Okay, सेकंड वन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेकंड डेफिनेशन है बैंकिंग कंपनी अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, सेक्शन 2B. Banking company means a banking company as defined in the section 5 of the Banking Companies Regulation Act 1949, having branches for the other establishment in more than one state. It ऑल्सो इंक्लूड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, ठीक है, जिसको हम एक्जिम बैंक बोलते हैं, द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ऑल्सो द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक कंस्टिट्यूट अंडर द सेक्शन ऑफ 3 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज 1969, 70 and 80. As well as any subsidiary bank as defined in the State Bank of India Subsidiary Bank Act 1959. ठीक है, तो ये सब क्या है, बैंकिंग कंपनी है। उसके बाद थर्ड जो यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, वो है बोर्ड, सेक्शन 2 सबसेक्शन C. बोर्ड मीन्स अ बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन कंस्टिट्यूट अंडर दिस एक्ट, ठीक है, तो वो क्या है, बोर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट, वो है क्लोजर, सेक्शन 2 सबसेक्शन C. क्लोजर मीन्स द परमानेंट क्लोजिंग डाउन अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। ओके, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोजर बोल रहे हैं, जिसको हमने परमानेंटली क्या कर दिया, क्लोज डाउन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ वन है वो क्या है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर, कॉन्सिलेशन ऑफिसर, सेक्शन 2 सबसेक्शन D. Conciliation officer means a conciliation officer appointed under this act. Okay, conciliation officer means a conciliation officer appointed under this act. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी conciliation officer की सीट पे अपॉइंट किया गया है उसको हम क्या बोल रहे हैं, conciliation officer बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट है conciliation proceedings, conciliation proceedings section 2 subsection E.
Conciliation proceeding means any proceeding held by the conciliation officer or board of under this act. Okay. सेवेंथ डेफिनेशन है कंट्रोल्ड इंडस्ट्री. सिंपल डेफिनेशंस हैं, ठीक है. सेक्शंस आप याद कर लीजिए और उसको एग्जाम में डिफाइन करिए, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं. तो अगर हम बात करें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो क्या है, कॉमन डेफिनेशन है हर एक्ट के लिए. तो आप एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कॉन्सिलेशन ऑफिसर, बोर्ड, ये सारी डेफिनेशंस नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डेफिनेशंस को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है. तो वो पूछी जाती हैं. उसके बाद 8th नंबर पे जो डेफिनेशन है वो क्या है, कोर्ट. सेक्शन 2 सबसेक्शन F. कोर्ट मीन्स अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट अंडर दिस एक्ट, ठीक है. कोर्ट मीन्स कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट अंडर दिस एक्ट. 9th नंबर पे जो डेफिनेशन है वो है एम्प्लॉयर, जो कि हमने पहले भी डिस्कस की है कई बार और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए. एम्प्लॉयर मीन्स इन रिलेशन टू इंडस्ट्री, ओके, कैरिड ऑन बाय अंडर अथॉरिटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विद द अथॉरिटी प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ वेयर नो अथॉरिटी इज प्रिस्क्राइब एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है. तो एम्प्लॉयर क्या है, इन रिलेशन टू इंडस्ट्री, जो जैसे सपोज कोई भी फैक्ट्री चल रही है तो उस फैक्ट्री को जो रन कर रहा है, मतलब कि जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, पहली चीज ये. सिंपल लैंग्वेज कॉमन में हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री कैरिड ऑन बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. सेकेंडली जो हम बात कर रहे हैं वो है इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री कैरिड ऑन द बिहाफ ऑफ द लोकल अथॉरिटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है. तो वो क्या है, एम्प्लॉयर. द डेफिनेशन ऑफ द टर्म एम्प्लॉयर इज नाइदर एग्जॉस्टिव और कंक्लूसिव. इट कवर ऑल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, नॉट मेयरली दोज रन बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. The term employer include agent of the employer, general manager, director और occupier of firm, ठीक है. तो वो भी क्या है, एम्प्लॉयर होते हैं. तो अलग अलग कंडीशंस में इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है. उसके बाद 10th नंबर पे जो डेफिनेशन है वो क्या है, इंडस्ट्री है, ओके. इंडस्ट्री मीन्स एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी बीइंग कैरिड बाय द कॉर्पोरेशन, ओके, एन एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन को, यानी कि कोई भी सिस्टमेटिक एक्टिविटी कैरिड प्रोसीड हो रही है, ठीक है, बाय द कॉर्पोरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर और वर्कमैन, तो वो क्या है, इंडस्ट्री है, ओके. तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री बोल रहे हैं. द वर्कमैन मे बी एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर डायरेक्टली और थ्रू द एजेंसी. और जहाँ जो वर्कर हैं वो या तो वो डायरेक्टली उन्होंने अपने आप वहाँ पे ज्वाइन हुए हैं या फिर किसी एजेंसी के थ्रू ज्वाइन हुए हैं, ओके. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर आती है, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोलते हैं, जो वहाँ पे क्या काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्रोसीड करती है, तो वो भी क्या है, इंडस्ट्री है, ओके. नेक्स्ट है मेन डेफिनेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. जो एक्ट है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्शन 2K. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कोई भी मैटर हो रहा है जिसकी वजह से उनके इंटरपर्सनल रिलेशन अनहेल्दी हो रहे हैं, तो वही चीज़ हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलते हैं, ठीक है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, ओके,
बिटवीन वर्कमैन और वर्कमैन, यानी कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच आपस में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंडीशन ऑफ लेबर और वर्क ऑफ एनी पर्सन, तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच कोई डिस्प्यूट हो गया या फिर एम्प्लॉय के बीच कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ओके From the above definition, it would be seen that dispute of difference between employers and employers, पहली चीज ओके, यानी कि एम्प्लॉयर के बीच कोई डिस्प्यूट या फिर एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलते हैं। ओके और उसी के साथ हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट फॉर नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन, the terms of employment of any person or condition of labor of any person. Okay, तो ये थी डेफिनेशन किसकी? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की। तो आज का सेशन हमारा यही था स्टूडेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में और उसकी कुछ डेफिनेशन जो हमने डिस्कस करी हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you very much. If you have any problem, then you can again discuss. Thank you.